हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा और आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर जो आपने अटेंड किए होंगे उसमें आपने सीखा कि ग्राफ में हम डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर सॉल्व किए थे। अब हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले जो उस एक्सरसाइज को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। तो देखो, ये आपका ये जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ इस टाइप की चीजें लिखी हुई है। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो सकता है? लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, क्योंकि पेयर हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था, तो जो दो लाइन आएगी वो कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। मतलब वो ग्राफ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे अगर ऐसा ग्राफ बनाया है तो एक लाइन ऐसे आ सकता है, दूसरा ऐसे आ सकता है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी वो लाइन। ओके। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा। क्यों आएगा वन सोल्यूशन? क्योंकि जिस भी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, मान लो कि ये 4 और 2 इस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो 4, 2 है यही इसका आंसर है इस इक्वेशन का, जिस इक्वेशन में a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ओके। अभी सेकेंड कंडीशन है कि अगर तीनों का रेशो इक्वल आए, मतलब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तीनों इक्वल, तो उस केस में क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइन एक के ऊपर एक होगी। जैसे कि एक लाइन यही बनी, उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन बनने वाली है। ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में क्या मिलेगा अगर हम उसको सॉल्व करेंगे? तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्यों? क्योंकि लाइन तो कोइंसिडेंट है ना। कोइंसिडेंट का भी हमने मतलब समझा कि वो एक के ऊपर ही एक लाइन होगी, तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। देन थर्ड कंडीशन क्या है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, लेकिन ये दोनों का रेशो इक्वल ना हो, तो उस टाइम पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे बन सकता है? कुछ ऐसा, ऐसी एक लाइन आ सकती है और दूसरी ऐसी आ सकती है। जो दो लाइन हमारी आती है वो किस टाइप से आएगी? पैरेलल लाइन आएगा। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा सोल्यूशन? देखो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में आ गया ना, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, और सोल्यूशन लाने के लिए इंटरसेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसमें फिर कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग समझ गए। इन सारे पॉइंट्स को याद रखो, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 में और आगे भी आपको इन सारे पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। हाँ, तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस किए थे, जो काफी डिटेल में हमने किया था। उसमें भी आपको क्या करना है? पहले इक्वेशन फाइंड करना है, उसको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद उसका जो सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आप ये देखो कि अगर जैसे कि उसमें कुछ ऐसा लाइन बनता है जो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना वही उसका आंसर होगा। और मतलब हम जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे उसका कौन सा पॉइंट है और यहाँ पे वाई एक्सिस पे उसका कौन सा पॉइंट है। तो उसको फिर हम एक्स का नंबर पहले लिखेंगे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ 1, 2, 3 और 4 लिखा है, और यहाँ पर भी 1, 2 और ये 3 आ गया।
तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 and 3। x के कोऑर्डिनेट हम पहले लिखेंगे, y के कोऑर्डिनेट हम बाद में लिखेंगे और फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम क्या बोल देंगे, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर ऑफ दैट सोल्यूशन। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आप ये क्वेश्चन करिए। और अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, जो मैंने आईडी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ये रेशो है, इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन में, और हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कैसा होगा, इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, या फिर वो लाइन पैरेलल होगी, या फिर वो लाइन कोइंसिडेंट होगी, कैसी होगी। तो अभी मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेन किया था और मैंने यहाँ पे शॉर्ट में उसको लिख भी दिया है, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो आप यहाँ से देख के भी बता सकते हैं कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आया, इट मीन्स लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर तीनों का रेशो इक्वल है तो लाइन कोइंसिडेंट होगी, और अगर इन दोनों का रेशो इक्वल है बट इसके साथ इक्वल नहीं है तो लाइन होगा पैरेलल। तो चलो फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहले तो हम लिख लें, a1 क्या है हमारा, ये 5, b1 इज -4 एंड c1 इज 8। सिमिलरली a2 क्या होगा, 7 और b2 होगा 6 एंड c2 इज -9। ये मैंने अभी आपको इक्वेशन में बताया था कि ये किस फॉर्म में है, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो यहाँ ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ये हमने लिख दिया। अब हम कंपेयर करेंगे कि a1 by a2, a1 by a2, a1 by a2 मतलब 5 by 7। ओके, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फिर b1 by b2 क्या है हमारा, -4 by 6, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 2 2 2, 2 4, 2 3 6, तो -2 by 3 आया। अब देखो क्या आया, a1 by a2 5 by 7 आ गया और b1 by b2 आ गया -2 by 3। What it means? It means कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2। मतलब हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, लाइन्स वुड बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगा, क्यों, बिकॉज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 आ गया। अभी जो देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम इस पे ये देख लें, व्हाट इज a1, a1 इज 9 एंड a2 is 3, sorry, it is not a2, this is b2, b2 is 3 and c2 is 12, ये 1 है, a1 b1 and c1। ऐसे ही a2 क्या होगा हमारा 18, b2 is 6 and c2 is 24। जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसमें a1 b1 c1 होगा और सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2 होगा। अब इसको हम कंपेयर कर लें कि a1 by a2 क्या है हमारा, 9 by 18, कैंसिल हो जाएगा ये, 9 2 जा 18। ओके, अभी b1 by b2 फाइंड कर लें, b1 by b2 इज इक्वल टू क्या है, 3 by 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मतलब ये दिख रहा है हमें कि a1 by a2 और b1 by b2 ये तो इक्वल आ गया। अब c1 by c2 देख लेते हैं, तो c1 by c2 12 by 24, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। मतलब इसमें क्या आ गया, इसमें तीनों ही आपके रेशो इक्वल आ गए। तो हमारा क्या आ गया, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसके इक्वल में आ गया है।
1/2 के इक्वल में आ गया है। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली। तो लाइन क्या करेगी, लाइन इज कोइंसिडेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। समझ में आ गया आपको कि तीनों इक्वल है तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। और इसका जो सोल्यूशन हमने देखा था उसमें क्या देखा था, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हम लोग आगे के एक्सरसाइज में सीखेंगे ये कैसे सॉल्व करना है, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन पॉसिबल है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी हम यही करने वाले हैं। A1, B1 और C1 ढूंढो कहाँ है। A1 is 6, B1 is -3 और C1 is 10. Again A2 is 2, B2 is -1 and C2 is 9. तो A1 by A2 क्या होगा, A1 by A2 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी ये आ गया 3/1। ओके, अभी B1 by B2, B1 by B2 is -3 -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया, 3/1 आ गया। अब C1 by C2 को चेक करते हैं, तो C1 is 10 और ये 9। मतलब ये कि A1 by A2 और B1 by B2 ये तो इक्वल है, लेकिन C1 by C2 जो कि 10/9 आ गया है ये डिफरेंट है। तो यहाँ कौन सी कंडीशन हो रही है सेटिस्फाई, ये वाली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। तो hence the lines are parallel। Lines are parallel। तो काफी इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये तीनों प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चंस इजी थे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, तो आप इसको, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप जरूर याद रखिए। फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा अलग है कि इसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। इसके पहले हमें क्या बताना था, इसके पहले हमें बताना था कि वो पैरेलल लाइन है कि कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है। और यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट मतलब अगर हम उसको सॉल्व करके चाहे एक सोल्यूशन पॉसिबल हो या फिर मैनी सोल्यूशन पॉसिबल हो, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जबकि वो पैरेलल लाइन आता है, यानी उसका हम एक भी सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने वापस सब ये लिखा हुआ है। कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये नॉट इक्वल हो, क्योंकि इस केस में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन आता है। ये इनकंसिस्टेंट होगा क्योंकि इस केस में पैरेलल लाइन आती है, तो यहाँ इनकंसिस्टेंट हो गया अगर ये कंडीशन आती है तो। और अगर ये कंडीशन आती है तो अगेन कंसिस्टेंट होगा विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगेन हम क्या करेंगे, A1 लिख देंगे, A1 is 3, B1 is 2। अच्छा, पहले इसको प्रॉपर इक्वेशन में लिखे हम। इसमें इसको प्रॉपर इक्वेशन में क्या लिखना है कि इक्वल के बाहर ये 5 आ गया ना, तो इसको इधर लेके आना है क्योंकि ax प्लस by प्लस c होता है हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब किसी टाइप से आपको लीनियर इक्वेशन को लिखना होगा, उसके बाद ही हम चेक करेंगे। ऐसे इसको लिख दो -7 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे A1 क्या है, इसमें चेक करेंगे। A1 is 3, B1 is 2 and C1 is -5। ऐसे ही A2 is 2, B2 is -3 and C2 is -7। ओके, अब चेक करते हैं कि A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 क्या आता है हमारा। तो A1 by A2 क्या आएगा, 3/2। ये देखो 3/2। ऐसे ही जब हम B1 by B2 करेंगे तो वो आ जाएगा 2/-3, लेकिन माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है, तो हम लिखेंगे -2/3। देन आप देखो C1 by C2, C1 by C2 क्या है, -5/-7, माइनस से माइनस कैंसिल। मतलब क्या कि यहाँ तो पहली बार में ही क्या हो गया,
A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 आ गया। C1 by C2 की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक। तो देयरफॉर के बाद हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और क्या होगा, विथ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी आंसर आता है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही था। अब इसके आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x minus 3y is equal to 8 and 4x minus 6y is equal to 9। तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, A1 is 2, B1 is minus 3 and C1 is 8। ऐसे ही A2 क्या आएगा, 4, B2 is minus 6 and C2 is 9। अब आप इसको कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, A1 by A2 क्या, 2 by 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर B1 by B2 क्या आ गया, B1 by B2 is minus 3 by minus 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1 by 2 आ गया। और C1 by C2 क्या है, C1 by C2 है 8 by 9। तो अगेन ये डिफरेंट हो गया। तो हमारे यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये क्या होने वाला है, इनकंसिस्टेंट। लिखा है हमने वहां पे A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। इनकंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें हमने से पहले देखा था कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो दो लाइन बनेंगी वो दोनों लाइन पैरेलल बनने वाली है, तो हमारा कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट दैट इज हैविंग नो सोल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट that is having no solution। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो इसको सॉल्व करने के टाइम पे ध्यान रखेंगे। तो A1 क्या है, A1 is 3 by 2, B1 is 5 by 3 and C1 is 7। यहाँ पे A2 is 9, B2 is minus 10 and C2 is 14। चलो इसको चेक करते हैं। तो A1 by A2 मतलब क्या हुआ, 3 by 2 by 9। ठीक है, 3 by 2 by 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 by 2 into 1 by 9। क्यों लिख सकते हैं, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए बताती हूँ कि देखो ये 3 by 2 और ये 9 by 1 ये डिवीजन में है, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है। ओके, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होने वाला है, 3 by 2 डिवीजन का होगा मल्टीप्लीकेशन, और 9 by 1 का, ये 9 by 1 का हो जाएगा 1 by 9। क्योंकि आप डायरेक्ट इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसका जो 9 by 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये 1 by 9 हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद ही हम सॉल्व करते हैं, आपने पहले की क्लास में किया हुआ है, तो अब आपको याद आ गया होगा कि कैसे करना है। तो यहाँ हमने वैसे ही किया, और ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 1 by 6। अब हम B1 by B2 को चेक करेंगे। B1 by B2, B1 is 5 by 3 and B2 is what, B2 is minus 10। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 5 by 3 into minus 1 by 10, तो ये आ गया 5 2 था, तो ये आ गया minus 1 by 6। मतलब A1 by A2 is not equal to B1 by B2। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन।
तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली। तो क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। पहले यहाँ पे कंडीशन लिख दें, A1 by A2 is not equal to B1 by B2, therefore pair of equation is consistent with unique solution। तो ये आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, with unique solution। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 22। तो इसमें जब आप A1 लेंगे तो A1 क्या आएगा, A1 इज 5, B1 इज माइनस 3 एंड C1 इज 11। यहाँ पे क्या आएगा, A2 इज माइनस 10, B2 इज 6 एंड C2 इज माइनस 22। अब हम इसे चेक करते हैं, A1 by A2, A1 by A2 मतलब माइनस 5 by 10। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 डिनोमिनेटर में है माइनस साइन के साथ, तो डिनोमिनेटर में माइनस साइन पॉसिबल नहीं है, हम ऊपर लगाएंगे तो ये आएगा आपका माइनस 1 by 2। फिर हम लिखेंगे B1 by B2 को चेक करेंगे तो ये आएगा माइनस 3 by 6। इट मीन्स अगेन वी हैव माइनस 1 by 2। नाउ लेट्स चेक C1 by C2, that is 11, minus 11 by 22. Again we have minus 1 by 2. Which condition is going to satisfy here? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है मतलब क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा ही और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली many solution। Therefore pair of equation is consistent with infinitely many solution। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 by 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, देन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो इसमें A1 क्या होगा, A1 इज 4 by 3, B1 इज 2 एंड C1 इज 8। A2 इज 2, B2 इज 3 एंड C2 इज 12। इसका भी हम A1 by A2 देखें, A1 by A2 क्या हो जाएगा, 4 by 3 by 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 by 3 इंटू ये 2 by 1 है तो इसका 1 by 2 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कैसे होगा, तो ये आंसर आएगा 2 by 3। उसके बाद है B1 by B2, B1 by B2 इज 2 by 3, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसको। और यहीं पर हम इसका C1 by C2 फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 8 by 12, 4 2 एंड 4 3 वी हैव 2 by 3। तो यहाँ पर भी कंडीशन आ गई कौन सी, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, जो हमारा इससे पहले भी कंडीशन आया था। तो हम क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ लिख देते हैं A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तो देयरफॉर पेयर of equation is consistent with infinitely many solution। काफी इजी एक्सरसाइज थे जो आपको समझ में बहुत अच्छे से आ ही गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बस आपको उसकी जो 2-3 प्रॉपर्टी है कि A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। और लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2 है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका पैरेलल लाइन बनेगा। और पैरेलल लाइन बना तो नो सोल्यूशन,
एंड इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनेगा और उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और फिर हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या पढ़ा कि अगर सोल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट और सोल्यूशन नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास था नहीं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।